रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर केपी मिनरल बिल। जी हां, इस वक्त हर शख्स और तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए तमाम वॉलंटियर और सोशल मीडिया केपी मिनरल बिल पर ही बात कर रहे हैं। हर शख्स या तो इस पर तामीरी बात कर रहा है या तनकीदी बात कर रहा है। और इसमें एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। अभी जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे थे, इससे ज़रा पहले अलीमा खानम साहबा की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही अहम बिल है और ये जेवरात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये जो मिनरल्स हैं, और इनके बारे में इतनी उजलत में फ़ैसला ना किया जाए बल्कि इसको मौखर किया जाए जब तक कि इमरान खान की रिहाई ना हो जाए, और फिर भरपूर सोच विचार के बाद वो हतमी फैसला करें कि इन मिनरल्स का क्या करना है। ये अब मेजर डेवलपमेंट है। हमने पिछले व्लॉग में भी बहुत ही कॉशियसली इसके ऊपर बात की थी और कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दी थी, सिर्फ रिपोर्ट किया था लोग क्या कह रहे हैं। उसके बावजूद बजा तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के काबीना के मेंबर हैं सुहेल अफरीदी, उन्होंने बजा तौर पर हमें कहा कि आप इस बिल का पूरा मसवदा पढ़ते और इसके ऊपर बातचीत करते, क्योंकि हमने बहुत ही कंक्लूसिव रिपोर्टिंग नहीं करनी थी, इसलिए हम उसके मसवदे में नहीं गए। हमने सिर्फ और सिर्फ एक सतही रिपोर्टिंग की थी। उसकी वजह आपको पता है कि मैं तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जो अंदरूनी मामलात होते हैं उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, और उसमें मेरी जो लिमिटेशंस हैं उसको आप सब समझते हैं। बहरहाल, अब अफरीदी साहब की स्टेटमेंट को भी लेते हुए और अलीमा खानम साहबा की स्टेटमेंट को लेते हुए और ओवरऑल जो माहौल है इस वक्त सोशल मीडिया में और डिस्कशन है, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी रिसर्च करें और कोशिश करें। मैं तो खुद मादनियात में, मिनरल्स में नाबल्द हूँ, मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक लेमैन के तौर पर ही इसे देख सकता हूँ। तो कोशिश मेरी ये है कि जो मुझे समझ आई वो आपके सामने रखूँ। यकीनी तौर पर ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होगा क्योंकि मैं मिनरल्स के अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसकी तमाम जहतों को खोल के आपके सामने रखें। सबसे पहले तो इसकी एक पॉलिटिकल एंगल है, इसका एक इंटरनेशनल एंगल है, और फिर इसका एक इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एंगल भी है। तमाम एंगल्स को देखेंगे, लेकिन पहले चलते हैं इस बिल के जो चीदा चीज़ें हैं उनकी तरफ। सबसे पहले तो बिल कहता है कि एक नई मिनरल फोर्स होगी जो इसको मैनेज करेगी, और वो मिनरल फोर्स वर्दी में होगी। अब उस मिनरल फोर्स का कोई ना कोई डीजीपी होगा। तो इसमें अब लोगों को, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन लोगों को शक ये है कि कल को कोई मेजर जनरल साहब या लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हैं वो इन मिनरल्स की ये जो फोर्स होगी यूनिफॉर्म में, इसके ऊपर डीजी होगा। तो मतलब ये एक और अस्करी नौयत की जो है वो फोर्स बन जाएगी। ये लोगों का खदशा है, मैं ये नहीं कह रहा कैसा होगा, लेकिन क्योंकि बिल में एक फोर्स का जिक्र है तो इसलिए हमने कहा कि आपके सामने इसके ऊपर बात करें। फिर दूसरी, इस बिल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ठेके देने और कानूनी के हकूक जो हैं या तमाम इख्तियारात जो हैं वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास होगी, और वो अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। जी हाँ, उसमें सियासी लोगों का असर व रसूख, या सियासी का मतलब है इलेक्टेड लोग जो आपके वोट से इलेक्ट हुए हैं, जो कल को आपको जवाबदेह हैं, जिन पर नैब के मुकदमात भी बन सकते हैं बाद में, उनके इख्तियार में कुछ नहीं होगा। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, जी हाँ, वही ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने 3 MPO और 16 MPO और पता नहीं किस किस के ऑर्डर्स जो निकाले थे, और हज़ारों ऑर्डर्स निकाल के डिप्टी कमिश्नर्स ने और इन्हीं आईजीज़ ने, इन्हीं चीफ सेक्रेटरीज़ ने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेलों में रखा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी यही किया गया था। इसलिए मुकम्मल इख्तियार जब ब्यूरोक्रेसी को जाता है तो इसका मतलब यह है कि चौधरी निज़ामुद्दीन, वैसे तो हर चीज़ पर ही उनका कंट्रोल है, लेकिन फिर उनके लिए बहुत ही आसान होता है, मर्ज़ी का ब्यूरोक्रेट पोस्ट करवाओ और उसके पास मेजर साहब को भेजो और वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करवा लें। तो जब यहाँ मुकम्मल कानूनी के ठेके देने का लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इख्तियार है और वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर ब्यूरोक्रेट के ऊपर मुश्तमिल है, तो यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ यकीनी नहीं कि गलत हो, लेकिन गलत होने का खदशा है। और क्या खदशा है वो मैंने आपको बता दिया, इसलिए सवालात हैं। आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर एक 2-3 और शिकें हैं, जैसे कि इसकी एक सेक्शन 19 है
और जो किसी को भी कोऑप्टेड मेंबर लेने के लिए इजाज़त देता है। वो मेंबर कोई भी हो सकता है और किसी को भी लिया जा सकता है। फिर सेक्शन 32(4) है, कौमी मफाद के मंसूबों के मकसद के लिए सरकारी महकमों और अवामी इदारों को आर्जी इजाज़तनामे देने की इजाज़त है। ये आर्जी इजाज़तनामे देने का दरवाज़ा क्यों खुला रखा गया है, मैं दोबारा एक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन सवालात उठ रहे हैं यहाँ पर। फिर सेक्शन 31 है जो कहता है अवामी मकसद के लिए कंपनियों को लाइसेंस याफ्ता किसी भी ज़मीन पर बुनियादी तौर पर मनमानी कंट्रोल लेने की इजाज़त देता है। ये भी एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर जो इलाके हैं उन पर मुकम्मल कंट्रोल लिया जा सकता है, उनको मुकम्मल कॉर्डन ऑफ किया जा सकता है। ये मैं दोबारा ये नहीं कह रहा कि बिल में लिखा है, लेकिन ये फिर वो तमाम खदशात हैं जो उठ रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी इंस्टॉलेशंस बना ली जाएंगी और इन इलाकों को फिर कौन कंट्रोल करेगा। फिर सेक्शन 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरी क़यादत और इससे मुंसलिक अफराद क़यादत, ये जो मिनरल अथॉरिटी होगी, इसकी पूरी क़यादत और इससे मुंसलिक अफराद को किसी भी ज़िम्मेदारी, गलत काम या एहतसाब से मुकम्मल इस्तिस्ना देता है। मतलब वो $5 अरब की चीज़ ₹5 में बेच दें, आप बाद में उन पर कोई केस नहीं बना सकते, उनका कोई एहतसाब नहीं हो सकता, उन्हें कानूनी तौर पर इस्तिस्ना दे दिया गया है उससे। तो अब इन तमाम चीज़ों में बहुत आसान हो गया है कि करप्शन की जा सके। मैं ये नहीं कह रहा कोई करप्शन कर रहा है या ये बिल करप्शन के लिए बना है, लेकिन यहाँ सवालात हैं। और फिर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को जब ये पता होगा कि मुकम्मल इस्तिस्ना है तो फिर वो क्या कुछ कर गुजरेंगे, ये भी आपके सामने है। तो ये वो बहुत सारे सवालात हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके पॉलिटिकल एंगल की तरफ भी, लेकिन पहले ज़रा इंटरनेशनल एंगल की तरफ आ जाएं। इंटरनेशनल एंगल इसका ये है कि पहले तो इस बिल की लोकल डिस्कशन ही हो रही थी, फिर अचानक अमेरिका से एक 5 अप्रैल को गालिबन एक स्टेटमेंट जारी हुई कि मिस्टर एरिक वहाँ से खसूसी एलची के तौर पर पाकिस्तान आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के मिनरल्स पर बातचीत करेंगे। अब यही बात नहीं हुई, 7 अप्रैल को मार्को रूबियो, जो कि बहुत ही एक मेजर डेवलपमेंट है, कि उन्होंने खसूसी तौर पर फ़ोन कॉल की, और वो फ़ोन कॉल उन्होंने की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे ही जालसाजी से वो ओहदा क्रिएट किया हुआ है इसाक डार साहब के लिए, वज़ीर ख़ारजा वो हैं फॉर्म 47 के। तो मार्को रूबियो ने उन्हें फ़ोन कॉल की। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है कि मार्को रूबियो की फ़ोन कॉल आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को। उसमें जो पहली लाइन है वो शरीफुल्लाह जो टेररिस्ट पकड़ कर दिया था, उस पर एक बार फिर शुक्रिया, लेकिन वो मेजर बात नहीं, क्योंकि वो तो माजी का किस्सा है, वो तो एक क्लोज ट्रांजैक्शन है। असल बात दोबारा मार्को रूबियो साहब ने की कि हमारा इंटरेस्ट है आपके मिनरल्स में और हमारे खसूसी लोग आ रहे हैं जो आपसे बातचीत करेंगे। मतलब एक तो पब्लिक इंडोर्समेंट दी है, आप ये कहिए कि मौजूदा रजीम को किसी न किसी हद तक, और दूसरा काम इसमें यह हुआ है कि मिनरल्स के बारे में खुल के उन्होंने बताया है कि हमारा इंटरेस्ट है और हमारे लोग आ रहे हैं। अब जब उन्होंने मिनरल पर खुल के बात की है तो फिर हमें यूएस के जो मिनरल्स पर इंटरेस्ट है उनको देखना पड़ता है। जब उसको देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इससे पहले यूक्रेन के मिनरल्स का फड्डा पड़ा हुआ है। सदर ट्रंप और उनकी काबीना यूक्रेन के मिनरल्स में $500 अरब का हिस्सा चाहते हैं, ताकि वो उनकी जब फ़रोख्त हो सके तो उसमें से पहले अमेरिका अपना $500 अरब रिसीव करे, जो कि उन्होंने उनकी जंग पर खर्च किया है। अब इस पर भी बहुत सारी डिस्कशन है कि जंग पर कितना खर्च हुआ, लेकिन ये बात तो तय है कि उन मिनरल्स की जो वैल्यू है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, इसीलिए तो $500 अरब अमेरिका बहादुर उसमें से लेना चाहता है। तो जब यूक्रेन के साथ अमेरिका के इस इंटरेस्ट को देखा और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के साथ मिनरल्स के इंटरेस्ट को देखा, तो हमने सोचा कि क्या कुछ कॉमन है यूक्रेन में और पाकिस्तान में। जब हमने रिसर्च की तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले आपके सामने रखा है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस मामले में, इसलिए अगर कोई कमी कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। तो हमें ये पता चला कि पूरी दुनिया में ये 17 ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं, जो बहुत ही नायाब हैं, और इनका इस्तेमाल ये जो आजकल गाड़ियाँ बन रही हैं बैटरीज के साथ चलती हैं, स्पेस के जितने भी प्रोग्राम हैं, ये जो कंप्यूटर की चिप्स बन रही हैं, ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जो अगली दुनिया का मुस्तकबिल है वो इन रेयर मिनरल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये लेज़र टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीज़ें, उनमें ये रेयर मिनरल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। नाम भी इनके बड़े बड़े मुश्किल हैं, कोशिश की है मैंने कुछ सीखने की, लेकिन बहरहाल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। ये जो
जितनी भी ये रेयर मिनरल्स हैं, इनमें फिर हमने फर्दर रिसर्च की कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो यूक्रेन और पाकिस्तान में कॉमन हैं। तो हमें ये नज़र आया कि कुछ मिनरल्स हैं जैसे बेस्टेनेसाइट, अब नाम हो सकता है मैं इसका गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो माजरत उसके लिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। ये एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर फिर बहुत सारे मिनरल्स हैं, सब मिनरल्स हैं, जो ये मेजर मिनरल है जो यूक्रेन में और पाकिस्तान में पाया जाता है, और ये बहुत ही कीमती मिनरल है। मैंने जैसे आपको बताया कि लेज़र टेक्नोलॉजी, एक्सरेज की टेक्नोलॉजी, एआई की टेक्नोलॉजी, चिप्स की टेक्नोलॉजी, जो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी, बैटरीज की टेक्नोलॉजी, स्पेस की टेक्नोलॉजी, उस सब चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद और जो बहुत सारी और मिनरल्स हैं, जैसे ये गैडोलिनाइट एक और मिनरल है जो यूक्रेन में और पाकिस्तान में दोनों जगहों पर पाया जाता है, और ये भी बहुत ही महंगा। इसके अलावा भी बेशुमार मिनरल्स हैं जिनके बारे में उनकी हम तफसीलात में इसलिए नहीं जा सकते कि मैंने जैसे कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मिनरल्स का, उनके बारे में आपको इससे ज़्यादा तफसीलात तो नहीं बता सकता। हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये 17 मिनरल्स हैं, ये एक ग्रुप है, और इन 17 मिनरल्स के अंदर बहुत ही ये कीमती मिनरल्स जिनको समझा जाता है, ये दुनिया के चंद मुल्कों में है, कुछ चीन के अंदर है, ज़्यादा ये यूक्रेन के अंदर है, और अब पाकिस्तान के अंदर भी इनकी मौजूदगी बड़े पैमाने पर जो है उसके बारे में पता चला है। अब इन तमाम मिनरल्स को ज़ाहिर है पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर जो लोग इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन कर सकता है, वो ज़ाहिर है अमेरिका बहादुर ही है, टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा वही डेवलप करते हैं। तो इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं, और इनके अंदर जैसे मैंने आपको कहा है कि सीरियम भी है, लेंथनम भी है, ये इस तरह के और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो बहुत ही कीमती हैं। और जैसे ये लेंथनम है, ये शायद जो मैंने पहले आपको बताया मिनरल, उसी के अंदर से ये निकलता है जो यूक्रेन में और पाकिस्तान के अंदर बहुत ही वाफर मकदार में मौजूद है। तो इसलिए अब ये जो इसका इंटरनेशनल एंगल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। फिर आगे हमने हुसैन नदीम प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन में, उनका थोड़ा सा एनालिसिस देखा। उन्होंने कहा कि इसमें पेज नंबर 139 को अगर देखें तो इस पर लिखा हुआ है कि ये जो माइंस एंड मिनरल हैं केपी की, ये अनइलेक्टेड एंटिटीज़, वही ब्यूरोक्रेसी के पास इनका इख्तियार चला जाएगा, वो किसी को भी इसकी इजाज़त दे सकेंगे कि किसने इनको निकालना है, ये ठेका दे सकेंगे। तो उन्होंने भी खदशा या सवाल यही उठाया है कि जब अनइलेक्टेड लोगों के पास ये इख्तियार चला जाएगा तो यकीनी तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के पास ही इसका इख्तियार जो है वो ज़्यादा चला जाएगा। अच्छा, अब ज़रा इसके सियासी पहलू की तरफ आते हैं। मैंने इसका जो बिल का पहलू था वो भी आपके सामने रखा। इसके पीछे फिर बहुत सारी वो भी एक्विजिशन है, ज़ाहिर है उनके ऊपर हतमी तौर पर बातें नहीं की जा सकती कि ज़रूर इसमें कोई बुरा एलिमेंट ही है, हो सकता अच्छा हो। हम तो तमाम पहलू आपके सामने रख रहे हैं। अब जब इसका सियासी पहलू सामने रखते हैं तो सबसे पहले तो हम जो चीफ मिनिस्टर केपी के ऑफिस है उसमें से उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब ने इसका भरपूर दिफा किया है। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि इस बिल के अंदर कोई वफाकी हुकूमत को नहीं दिया जा रहा मिनरल्स का निज़ाम, सिर्फ एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, और इस मिनरल अथॉरिटी के अंदर सारे जो मेंबर्स होंगे वो केपी से होंगे, और उसमें एक नुमाइंदा जो डीजी फेडरल मिनरल्स है वो सिर्फ वफाक का होगा, और सफारशात जो है वो दे सकेगा, वो नुमाइंदा जो है कोई हतमी हुक्म नहीं दे सकेगा। इसलिए सूबे से इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट को नहीं जा रहे, ये गलत बयानी है या ये गलत तनकीद है, ये उनका कहना और बजा होगा। बिल्कुल उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखा। हुसैन नदीम ये कहते हैं कि इस अथॉरिटी के अंदर जितने भी लोग फिर डाले जा रहे हैं वो अनइलेक्टेड हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो अगर डीजी साहब कोई, ये हुसैन नदीम ने नहीं कहा, ये अगला मेरा तज्जिया कि अगर डीजी साहब को मेजर जनरल हुए या लेफ्टिनेंट जनरल हुए तो फिर ब्यूरोक्रेट्स तो पैगे लंबे, फिर तो जो वो कहेंगे वही होगा। अब ये तो एक साइड होगी चीफ मिनिस्टर केपी का जो ऑफिस का बयान है। अब दूसरी साइड आ जाते हैं। दूसरी साइड है जो सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत हो रही है। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हमने सुना था, स्ट्रेटेजिक गोल्स भी हमने सुना था, स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल लोकेशन भी हमने सुना था, फिर
अब इनको स्ट्रेटेजिक मिनरल कहा जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है, इससे पता चल रहा है कि ये बिल की कहाँ पर ख्वाब कहीं देखा गया हो। अब दोबारा हम ये एक्यूज़ नहीं कर रहे, ये सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही, ये मेरी एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि पहले भी सुहेल अफरीदी साहब को ऐसे लगा कि जैसे मैंने कोई ज़ाती तौर पर कंक्लूसिव बात की है या एक्विजिशन की है। हरगिज़ नहीं, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहाँ से, और मेरा फ़र्ज़ भी यही बनता है। तो अब ये जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है, इससे लग रहा है कि ये इस्तेमाल कहीं और होना है, किसी और ने करना है। ये सोशल मीडिया के ऊपर अब ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है। जो इसकी फोर्स बननी, उसमें वर्दी होनी, वो बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसकी एक और साइड है जो ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए समझना। अब पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है, मुकम्मल बहस जो है वो मिनरल्स पर हो रही है। और इमरान खान साहब ने रमज़ान से पहले कहा था कि ईद के फ़ौरन बाद हमने एहतजाज करना है। अब एहतजाज के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में एहतजाज करने के टोटल 3 से 4 महीने होते हैं पूरे साल में। रमज़ान, उसके अलावा फिर रमज़ान करीम के अलावा मुहर्रम, मुहर्रम के अलावा फिर गर्मी और फिर सर्दी, ये मिल मिला के 8-9 महीने जो हैं वो पूरे साल के अंदर ऐसे होते हैं जो एहतजाज के लिए बहुत कोई आइडियल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस नहीं होती। ये आइडियल तरीन स्पेस होगी ये जो अप्रैल और कुछ हिस्सा मई का है। अप्रैल के आप कह लें 10-15 दिन पहले लोग ज़रा गंदम शंदम काट रहे होते हैं, तो उतना वो मौजू नहीं होता, लेकिन 15 अप्रैल से लेके 15 मई के दरमियान ये सबसे आइडियल वक्त होता है पूरे साल के अंदर जो है वो एहतजाज करने का। इस वक्त तमाम मामलात जो हैं वो सीधे हैं। अगर गौर करें, पंजाब के अंदर इस वक्त हेल्थ केयर के जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, वो तमाम के तमाम जो हैं वो सड़कों पर हैं। उसातिज़ा के साथ जो कुछ हो रहा है वो सड़कों पर हैं। बजट आगे आ रहा है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, वो सड़कों पर आने को तैयार हैं। महंगाई की जो शरह है वो आपके सामने है। किसानों की गंदम तबाह कर दी गई है, कोई ख़रीद नहीं रहा, वो मामला आपके सामने है। 6 नहरों का मामला आपके सामने है। बलूचिस्तान का मामला आपके सामने है। इन तमाम हालात में बिल्कुल एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है एहतजाज बर्पा करने का। लेकिन इस बड़े ही डिसाइसिव और क्रिटिकल मौके पर हमने ये झंझट छेड़ दिया है केपी मिनरल्स का, और इसके ऊपर चले अगर बिल आ गया था तो अवाम भी उस पर टूट पड़ी, और अवाम शायद जायज़ टूट पड़ी, क्योंकि इसके अंदर बहुत, मैंने जैसे आपको कहा कि 17 रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं पूरी दुनिया में जो कीमती तरीन है, उनमें बहुत सारी मिनरल्स अब एलिमेंट्स जो हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो पाकिस्तान में भी हैं, और इसीलिए नज़र आ रहा है कि अमेरिका का इसमें खुसूसी इंटरेस्ट है। अब इन हालात के अंदर सारी डिस्कशन मिनरल बिल पर चली गई है, और जो एहतजाज है वो कहीं पीछे चला गया है। आगे गर्मी आ रही है। इमरान खान साहब का सेल आप देख चुके हैं, तंदूर है, एक वो ओवन है। और अगर आपको कभी यकीन नहीं तो आप, मुझे लगता है आपको लगेगा मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी जगह पर जाइएगा जहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो, भले आप किसी स्पा में चले जाएं जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो तकरीबन आप 45 से 50 सेल्सियस रख सकें, क्योंकि टेम्परेचर तो बाहर 44 होगा, 45 होगा, लेकिन कंक्रीट का वो वो एक छोटा सा सेल है 6x8 का, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 50 सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। आप ज़रा 50 सेल्सियस रखिएगा और फिर ह्यूमिड भी कीजिएगा उतना ही, जो जुलाई और अगस्त में इमरान खान ने भुगतना है। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि ये आखिरी 1 महीना है जिसमें एहतजाज करके इमरान खान को रिहा करवाया जा सकता है, वरना आने वाली गर्मी फिर उन्हें उस ओवन के अंदर जिसमें इंसान झुलस रहा होता है, पिछली दफ़ा उनके कपड़े तक पसीने से गल गए थे, आप सबको उन तमाम हालात का पता है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त डिस्कशन क्या कर रहे हैं, ये जो कीमती वक्त है इसको हम ज़ाया कर रहे हैं। डिस्कशन हमारी केपी मिनरल्स पर हो रही है। इस पर आज अलीमा खानम साहबा ने बहुत ही बेहतरीन मशवरा दिया है। उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए। इसको बिल्कुल पूरे एक्ट को होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। इसके ऊपर इतना लोगों का रिएक्शन आया है कि जो केपी का क्या कहते हैं जेवर है, जो आपका जो सारी मादनियात हैं वो एक जेवर है। चाहे जो मर्जी एक्ट पहले हुआ हो, जो मर्जी तरमीम ये करना चाह रहे हो, हमारा ख्याल है, हमारा मशवरा ये कि पूरा एक्ट होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद उसकी तफसील समझ के
फिर ये असेंबली में पेश होना चाहिए। आपने सुन लिया, हमारे कल के वीलॉग का भी यही कहना था, हम आज भी यही कहते हैं। खुदारा ये जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं ये इमरान खान को करने दीजिए। ऐसा नहीं कि किसी को हम करप्ट कह रहे हैं, किसी पर बदअतमादी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ इस कौम के साथ हो चुका है, कौम को अब सिर्फ इमरान खान के ऊपर एतमाद है। और इतना मेजर डिसीजन जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स और एलिमेंट्स की बात है, उन पर लोग वाकई चाहेंगे कि इमरान खान जो है उनकी मोहर लगे कि ये किस तरफ जा रहा है मामला और क्यों जा रहा है। मतलब उस फैसला साजी में उनका इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। उस फैसला साजी की सरबराही उनकी तरफ से करना, एंडोर्समेंट उनकी तरफ से करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हालात में जब इमरान खान को बाहर के मामलात पूरी तरह पता नहीं चल रहे, अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा, ऐसे हालात के अंदर इन मिनरल्स का फैसला कर देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी तनकीद नहीं कर रहा, कोई एक्विजिशन नहीं कर रहा कि यहाँ करप्शन हो रही है, करप्शन की गई है, की जानी है, लेकिन वो तमाम खदशात जो पब्लिक उठा रही है, सवालात उठा रही है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं, ओवरऑल जो सिनारियो है वो यही कहता है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। मैं अलीमा खानम साहबा की स्टेटमेंट को भरपूर इंडोर्स करता हूं और हमारा फोकस जो है वो इमरान खान की रिहाई इस वक्त होना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात मुस्तरद किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया है कि ओमान में जो है वो बराह रास्त तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जो है बिलावास्ता जो है वो मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं और ओमान में शुरू होंगे शायद इस हफ्ते वाले दिन से। ये मेजर डेवलपमेंट है। सदर ट्रंप ने भी कहा है कि ये मेजर डेवलपमेंट है, लेकिन साथ साथ उन्होंने धमकी भी लगाई है कि अगर ईरान ने हमारी बात ना मानी तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन ये एक मेजर डेवलपमेंट है कि अमेरिका और ईरान अब तकरीबन डायरेक्ट ही मुज़ाकरात हो गई है। आल्दो के ईरान कह रहा है ये डायरेक्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ही हो गए। जब ओमान में बैठकर हाई लेवल के ये मुज़ाकरात होंगे तो ये भी खित्ते के लिए एक बेहतर, मैं तो कहूँगा, डेवलपमेंट है अगर ये मुज़ाकरात हो जाए और ये बात किसी से मत लग जाए, क्योंकि इससे पहले तालिबान की बातचीत अमेरिका के साथ हो चुकी है। अब अगर ईरान की भी हो गई तो फिर हमारे तो चौधरी साहब जो हैं वो बस मिनरल पर ही बात रह जानी है और तो मुझे कोई मामलात यहाँ नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की, वो क्रैश हुई है। जहाँ दूसरी बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया में, इस पर तो हम तनकीद बराए तनकीद करेंगे अगर करेंगे, ये स्टॉक एक्सचेंज कोई हुकूमत की वजह से क्रैश नहीं हुई जो कल हुई है, ना ही चौधरी की वजह से। पूरी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश हुई हैं, तो पाकिस्तान में भी हो रही है और वो उसकी वजह सदर ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उससे पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो हिल कर रह गई हैं। अगली खबर पंजाब से है। आईजी पंजाब ने ड्यूटी पर सोशल मीडिया देखने पर या इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद एक पुलिस एहलकार ने एफआईआर खुद से दर्ज की है। नाम उसका है अल्लाह दित्ता एएसआई। अल्लाह दित्ता एएसआई ने यह बताया कि दौरान ड्यूटी जब वो सोशल मीडिया, जी आप दुरुस्त पढ़ रहे हैं, अल्लाह दित्ता ने यह बताया, और अल्लाह दित्ता ने सिर्फ बोलने में से सोशल मीडिया नहीं बोला, एफआईआर का मतन देखें तो उसमें भी सोशल मीडिया ही लिखा हुआ है। तो अल्लाह दित्ता एएसआई ने पहले तो आईजी पंजाब के अहकामात की धज्जियां उड़ाई। जी हाँ, वही आईजी पंजाब जो जब बहावल नगर में फौजी जवानों ने जाके पुलिस को कुट चढ़ाई थी तो वो इस चीज़ की अफादियत बयान कर रहे थे, वही जो आईजी साहब थे, उन्हीं आईजी साहब की धज्जियां उड़ाई हैं उनके अहकामात की। और उसके बाद ये बताया है कि जब दौरान ड्यूटी वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा और वो देखा, और उस चक्कर में पीका एक्ट के तहत अब लोगों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, ये सोचे बगैर कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर तो आईजी ने पाबंदी लगा रखी। तो ये रियासत का अब काम है कि अब एएसआईज, अभी मिनरल में भी हम यही कह रहे थे कि जब ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द आप करते हैं तो उनसे तो चौधरी अपनी मर्जी की काम करवाता है। अब चौधरी साहब ये एफआईआर्स करवा रहे हैं और अल्लाह दित्ता एएसआई से करवा रहे हैं, और अल्लाह दित्ता सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है। वेरी गुड अल्लाह दित्ता। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो आपके सामने के मरी से भी अब अफ़गानियों को बेदखल करना है। ऐसे अफ़गानी जो वहाँ पर किराए पे रहते हैं या उनकी जायदादें हैं, सबको मना कर दिया गया है मरी में कि उनको ना किराए पर दें, ना उनको कोई जायदाद बेचें, ना कारोबार में उनके साथ बात करें, क्योंकि गैर कानूनी जो अफ़गानिस्तान के सिटीज़न हैं उनको वहाँ से निकालना है। मैं एक दफ़ा फिर अपील करूँगा हुकूमत से कि बहुत ही तहम्मुल के साथ दोबारा इस बात को बहुत ही संजीदगी से, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, जब आपने इन लोगों को निकालना है तो इन्होंने उस मुल्क में जाके बसना है। ये आपके एम्बेसडर भी हो सकते हैं, आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू ट्रीट
ट्रीट देम। तो बहुत ही एहतियात इसमें करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट जो है वो इंतहाई, मैं ये कहूँगा, अटैकिंग है, इंतहाई डेरोगेटरी है इन अदर वर्ड्स, और उसमें सिर्फ एक वन साइडेड पिक्चर है। हालांकि कल वो कह रहे थे कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। कल इन्हीं के साथ रिश्तेदारी और इन्हीं के साथ अज़हार यकजहती बता रहे थे और आज इन्हीं को धमकियां लगा रहे हैं और पाकिस्तान से निकालने की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।